गुड इवनिंग। ये जो हमारा लेक्चर होगा इट विल बी ऑन वर्क पावर एनर्जी। इस पर कल भी हमने क्लास ली थी आपकी एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर मेनली। और फिर मैंने कहा था कि आप थोड़ा एनसीईआरटी से फाइनल रिवीजन कीजिए उस चैप्टर का, क्योंकि लास्ट रिवीजन हमारा वहीं से होना चाहिए। चाहे आप कितना ही अच्छा पढ़ लो, उसकी एक एक बात आपको आनी चाहिए, वो मिस नहीं होना चाहिए। तो अभी आज सबसे पहले मैं आपको वर्क डन बाय ए फोर्स की तरफ लेके चलूंगा। वर्क डन बाय अ फोर्स। अब जो 9th क्लास में हम जो वर्क करते हैं, सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें फोर्स की चेंज नहीं हुई है। पहली चीज हमने मानी कि कांस्टेंट फोर्स है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन। तो ऐसे केस में वर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, यानी कि एफ का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई फोर्स इधर लगता रहा, लेकिन और भी फोर्स लग रहे हैं, 3-4 फोर्स लग रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और ये एंगल है थीटा, डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ, पता नहीं और कितने फोर्स थे। तो इस फोर्स का जो वर्क होगा W बाई एफ, दिस विल बी इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। और ये क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज 1 जूल। मैं एक बार थोड़ा पहले यूनिट्स का जिक्र कर देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूनिट्स का जिक्र कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की जो एसआई यूनिट है दैट इज 1 जूल। सिंबल है कैपिटल जे। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज 1 जूल एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल जे। जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है तो कभी भी वो बड़े लेटर से नहीं लिखी जाएगी, लेकिन उसका सिंबल कैपिटल कर दिया जाता है। अब एक जूल को कैसे डिफाइन किया गया सुनिए। सपोज कीजिए आप एक ही फोर्स लगा रहे हो एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, और आपने जो फोर्स लगाया दैट इज 1 kg, और इसी की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, हो सकता है और भी लग रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही फोर्स लगाया और इसी की डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है डिस्प्लेस होके आगे चला गया। इसी की डायरेक्शन में ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके यहां पहुंच गया, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 1 मीटर। तो अब देखो आप, वर्क डन बाई फोर्स दैट इज एफ डॉट एस। अगर 1 केजी कैसे लिखते हैं यार, सॉरी 1 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, 1 न्यूटन, 1 केजी गलती से लिखा मैंने, 1 न्यूटन फोर्स है और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय द फोर्स का मतलब है एफ डॉट एस। 1 जूल को कैसे डिफाइन किया गया? यदि 1 न्यूटन का फोर्स किसी पार्टिकल को, किसी भी पार्टिकल को, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, 1 न्यूटन का फोर्स एक पार्टिकल को 1 मीटर डिस्प्लेस कर देता उसी की खुद की डायरेक्शन में, then that work by F is called 1 जूल। अब देखिए, अगर मैं यहां 1 जूल देखूं तो 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, और एंगल इन दोनों के बीच का है 0 डिग्री, cos 0 1 होता है। तो यहां से मेरा 1 जूल इट कम्स आउट टू बी 1 न्यूटन मीटर। अब भाई जब भी दो अलग अलग यूनिट होती है और वो इकट्ठी हो तो उनके बीच में स्पेस दिया जाता है। न्यूटन अलग है, मीटर अलग है, तो आप उनको इकट्ठा कर रहे हो तो न्यूटन और मीटर के बीच में स्पेस आएगा। 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर। अब इसमें जो मेन जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि वर्क डन बाय एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इसकी यूनिट में मेन बात आ रही है। कब? इफ एफ एंड एस आर केप्ट द सेम। अगर आप एफ और एस को चेंज नहीं करें
अगर आप एफ और एस को चेंज ना करें तो किसी एक फोर्स का जो वर्क होगा वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा जिस पे आपने वो फोर्स लगाया है। कैसे, देखिए इस चीज को मैं समझाता हूं यहां पे। सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट लिया 1 kg का और एक ऑब्जेक्ट लिया 2 kg का। एक 1 kg का ऑब्जेक्ट लिया, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट। दोनों अभी रेस्ट पे हैं, इनिशियल स्पीड दोनों की 0 है। मैंने दोनों पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पे भी 2 न्यूटन और इस पे भी 2 न्यूटन। समझना इस चीज को ढंग से, दोनों पे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो अलग अलग एक्सेलरेशन आएंगी बाय न्यूटन सेकंड लॉ। एफ बाई एम करेंगे तो यहां एक्सेलरेशन आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड यहां एक्सेलरेशन आएगी 2/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक जगह एक्सेलरेशन आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक जगह एक्सेलरेशन आई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये तेजी से चलेगा क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है और ये धीरे चलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि भाई दोनों को 4-4 मीटर चलना है, ये भी 4 मीटर चले, इसको भी देखते हैं, एंड ये भी 4 मीटर चले, इसको भी देखते हैं। एक यहां आ गया और एक यहां आ गया। ये 2 kg ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अवर 1 kg ऑब्जेक्ट। लेकिन फर्क है, ऊपर वाले की एक्सेलरेशन ज्यादा है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे तो इनिशियल स्पीड तो 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये लग सकता है। इनिशियल स्पीड तो 0 है तो ये चीज तो खत्म होगी। s 4 मीटर, हाफ इंटू a, इधर वाले की एक्सेलरेशन है 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 गया तो इसको यहां पहुंचने में टाइम लगा 2 सेकेंड। यानी कि अगर t बराबर 0 पे ये मोशन स्टार्ट हुआ तो t बराबर 2 सेकेंड पे ये यहां पहुंच गया। t बराबर 2 सेकेंड पे ये यहां पहुंच गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं s 4 ut 0 हाफ इंटू a 1 इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से जो टी स्क्वायर आया दैट इज 8, यानी कि t आ गया √8 मतलब 2 सेकेंड। √2 इज नियरली 1.4 इंटू 2, so t इज नियरली 2.8 सेकेंड। मतलब इसको ज्यादा टाइम लगा। यहां आने में ये जल्दी पहुंच गया, ये देर में पहुंचा। दोनों पे सेम फोर्स लगाया, दोनों पे मैंने सेम फोर्स लगाया, मास अलग किया, लेकिन एक 4 मीटर जल्दी आ गया और एक 4 मीटर देर से आया। तो किस पे वर्क ज्यादा हुआ? तो जल्दी आया उस पे वर्क ज्यादा हुआ या जो देर से आया उस पे वर्क ज्यादा हुआ? असल में ये बात पढ़ो आप, वर्क डन बाय एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कब? अगर एफ और एस आपने सेम रखे हैं। मतलब क्या? दोनों पे एफ सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो W1, मैं इसको 1 बोलूं, W on 1 kg, W on 1 kg, दिस इज इक्वल टू F डॉट S। आपने लगाया 2 इंटू 4 इंटू कोस 0 डिग्री, दिस इज 8 जूल। W on 2 kg, 2 kg पे अगर आप लगाते हो अगेन F डॉट S, 2 इंटू 4 इंटू कोस 0 डिग्री, ये भी 8 जूल। इसका मतलब यहां से ये पता लगा कि W1 इज सेम एज W2। 1 और 2 में कोई फर्क है ही नहीं। तो यार ये बात थोड़ी सी तो अटपटी लगती है कि वो जल्दी आ गया, देर में आ रहा है, फिर भी वर्क सेम। तो जल्दी और देर की बात तब होगी जब हम पावर की तरफ चलेंगे। अगले लेक्चर, मतलब कल वाले लेक्चर वर्क एनर्जी में हम पावर पे चलेंगे, अभी नहीं। तो जब तक आप ये बात याद रखें, जब तक फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों तीनों कितने ही ब्लॉक हो, सबके वर्क, सब पे वो ऊपर वर्क भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। हम बात करें टाइम, टाइम अलग हो सकता है लेकिन दोनों पे वर्क डन जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा और क्या चीज सेम है क्या नहीं सेम, लेकिन हमने जूल को डिफाइन करते समय ये देखा कि मास का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब ये एक अच्छे तरीके से रिजल्ट बना लें, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is independent of mass of the object until the displacement
इट्स सेम। मतलब आपकी मास कुछ भी ले लो, एक फोर्स आप लगा रहे हो और उसका डिस्प्लेसमेंट हर बार आप सेम ले रहे हो, टाइम अलग अलग हो सकता है, उससे पावर में फर्क पड़ेगा लेकिन वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट। अब देखो कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने का मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें हम कांस्टेंट फोर्स का ही वर्क निकाल रहे होंगे, केवल कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालेंगे। देखिए सपोज कीजिए एक ये बॉल यहां पे अटैच है एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से, बॉल का मास है m, अभी ये रेस्ट पे है। हुआ क्या है, मैं इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगा के ले जा रहा हूं, इस साइड मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया और ये जो फोर्स है दिस इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और हम ये फोर्स तब तक लगाते रहे जब तक ये बॉल यूं घूमते घूमते थीटा एंगल पे गई। लेंथ ऑफ द रोप है L, लेंथ ऑफ द रोप है L, रस्सी की लंबाई L है, और ये मास यहां पहुंच गया और यहां तक आते आते भी ये फोर्स रहा कांस्टेंट। मास ज्यादा है कम है उससे तो टाइम पे डिपेंड करेगा, अभी मैंने बताया कि जल्दी आ गया देर से आया उससे पावर पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वर्क पे फर्क नहीं पड़ना है, चाहे मास कुछ भी हो। देखो ये दो सवाल बनते हैं यहाँ, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है बच्चा ये कर गया, एग्जाम में आ गया कि एक फोर्स ऐसे लगाया गया कि स्लोली जा रहा है, वो अलग सवाल है। कई बार क्या हो गया स्लोली वाला कर गया, एग्जाम में आ गया कि बॉल ची कैसे जाए, स्लोली जाए फास्ट जाए, हमने फोर्स कांस्टेंट लगाया है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग सवाल हैं, आप ढंग से देखिए। पहले मैं इस सवाल का जिक्र कर रहा हूं जहां पे फोर्स कांस्टेंट है, ये जो फोर्स आपने लगाया है कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। अब देखो कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना है W/F, मैं कहता हूं फ्रॉम A टू B, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, जो यहां से लेके यहां तक इसका वर्क निकालना है जब तक ये थीटा एंगल पे टर्न होके चलेगी। अब ये जो रस्सी है ये थीटा एंगल से टर्न हो चुकी होगी, तब तक आपको ये वर्क निकालना है। तो तरीका क्या है देखिए, फोर्स कांस्टेंट हमने दिखा रखा है, आप डिस्प्लेसमेंट और दिखा दीजिए। चाहे पाथ सर्कुलर है, पाथ से कैसा है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिखाया जाता है। तो ये आपका हो गया वेक्टर S। अब आप किसी तरह F और S के बीच का एंगल ढूंढ के लाओ, यूजिंग ज्योमेट्री आप F और S के बीच का एंगल ढूंढ के लाओ और S का मैग्नीट्यूड ढूंढ के लाओ। तो भाई मैंने क्या किया, एक यहां से एक परपेंडिकुलर डाला। सपोज कीजिए ये एंगल मैं कहता हूं अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये इसके पैरेलल लाइन है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो वर्क डन बाय F दैट इज F डॉट S, तो मैं उसको लिख सकता हूं F इंटू S इंटू कोस अल्फा, मुझे तो थीटा दिया है अल्फा नहीं दिया, F इंटू S इंटू कोस अल्फा। अब देखो ये S है, ये S है तो हम जानते हैं थीटा वाली साइड ये होगा S कोस अल्फा एंड सामने वाला हो जाता है S साइन अल्फा। मैं छोटा लिख पा रहा हूं लेकिन आप मेरी बात सुन रहे हैं, S कोस अल्फा और S साइन अल्फा, क्लियर। अब मुझे चाहिए S कोस अल्फा, मान लो ये पॉइंट है C, तो जो S इंटू कोस अल्फा है दैट इज CB। परंतु आप एक और ट्रायंगल में आओ, यहां देखें तो ये लेंथ है L क्योंकि तो रस्सी की लंबाई है और ऊपर एंगल है थीटा, तो इधर तो कंपोनेंट हो गया L कोस थीटा, लेकिन अगर आप ऊपर वाली ट्रायंगल से देखेंगे तो जो CB लंबाई है दैट इज L इंटू साइन थीटा, लेकिन अगर आप नीचे वाली ट्रायंगल से देखेंगे तो CB लंबाई इज S कोस अल्फा। इट मींस एक चीज, चाहे मुझे अल्फा ना पता हो लेकिन मुझे ये पता लग रहा है कि S कोस अल्फा इज इक्वल टू L साइन थीटा, तो मैंने S कोस अल्फा की जगह L साइन थीटा रख दिया, तो जो वर्क आया उसका आंसर आ गया F इंटू L इंटू साइन थीटा। देखो मुझे ना S पता था ना अल्फा पता था, लेकिन मुझे L और थीटा पता था और मुझे S कोस अल्फा की जरूरत थी, तो इन टर्म्स ऑफ L एंड थीटा मेरे पास S कोस अल्फा आ गया, S कोस अल्फा इज इक्वल टू L साइन थीटा, और इससे आपने कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाल दिया। तो अभी तक इस क्लास में वर्क वाले में हमने ये सीखा कि जो वर्क डन बाय ये फोर्स होता है, पहली चीज वो मास पे डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के अंटिल डिस्प्लेसमेंट सेम रहे, मास पे टाइम डिपेंड करेगा और फिर उससे पावर चेंज हो जाती है। दूसरी बात कांस्टेंट फोर्स का वर्क F डॉट S होता है, कैसे निकालते हैं ये इस सवाल में क्लियर हो गया होगा। देखो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
कई बार क्या होता है कि वेरिएबल फोर्स आता है। अब वेरिएबल फोर्स का वर्क या तो इंटीग्रेशन से निकलता है या फिर और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स लगा के। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड v है, अगर कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से जा रहा है तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv²। तो एक हमारे पास एक प्रिंसिपल है फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट जो हर जगह वैलिड है, दैट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। हमारे पास एक प्रिंसिपल है दैट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या मतलब है, सुने। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोबारा सुनिए कि कितने ही ऑब्जेक्ट लग रहे हैं उन सब का वर्क निकालो। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो कोई वेक्टर एडिशन तो करना नहीं है, सीधा आप सम कीजिए, उन सभी वर्क्स का सम बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। It can be used to find the work done by variable forces without finding that force। ये खासियत है इसकी, विदाउट फाइंडिंग दैट फोर्स, कि चाहे आपने फोर्स के बारे में नहीं पता लगाया कि कितना है, लेकिन फिर भी उसका वर्क निकल के आ जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। कैसे, देखिए अभी समझाता हूं आपको किस तरीके से। वही सवाल मैं दोबारा लेता हूं, वही क्वेश्चन मैं दोबारा लेता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉल का मास है, लाइट स्ट्रिंग से अटैच है, हल्की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है और स्ट्रिंग की लेंथ है l। अगेन इसको आप एक फोर्स लगा के पकड़ के ले गए और थीटा एंगल तक ले गए, पिछली बार वाला ही सवाल है। यहां से ये यहां चला गया, कोई भी आपने फोर्स लगाया, फोर्स इस बार कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, लेकिन ये फोर्स इस तरह एडजस्टेड है, एडजस्टेड सच दैट द बॉल मूव्स स्लोली। अगर ऐसे लिखा हो क्वेश्चन में कि ये फोर्स एफ वेरिएबल है, मतलब इस तरह से एडजस्ट कर रखा है, वेरिएबल ना भी दिया हो, आपको ये बोल दिया जाए कि फोर्स इस तरह से एडजस्ट कर रखा है कि जो बॉल है वो स्लोली मूव कर रही है, धीरे धीरे मूव कर रही है। तो भाई इसका क्या मतलब है, अगर बॉल धीरे धीरे मूव कर रही है इसका मतलब नेट फोर्स उस पर हमेशा जीरो है। यानी कि एफ का काम क्या होगा ऐसे सवालों में, एफ एक्स ऑलवेज टू मेंटेन एफ नेट जीरो। एफ नेट को जीरो करने के लिए हमेशा ये फोर्स लग रहा होगा। ऐसे सवालों में जहां ये स्लोली वर्ड आए, एक चीज आपको बड़ा इंपॉर्टेंटली समझ लेना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल कितनी होगी, जीरो। अब देखो अगर मैं बॉल का एफबीडी बनाऊं, अगर मैं इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल, अगर मैं इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस बॉल पे तीन फोर्स लग रहे हैं, किसी भी समय की मैं बात कर रहा हूं, चाहे स्टार्टिंग की बात करूं, इस पे तीन फोर्स हैं। पहला फोर्स नीचे इसका वेट, और पूरे रास्ते फोर्स चेंज नहीं हो रहा तो वेट कांस्टेंट है। दूसरा फोर्स रस्सी की टेंशन, बार बार डायरेक्शन चेंज होगी, रस्सी घूमेगी, तो जो टी है वो वेरिएबल है। और एक फोर्स आप लगा रहे हैं एफ, जिसका वर्क आपको निकालना है, ये भी वेरिएबल है। पिछली बार हमने इसका वर्क निकाला जब ये फोर्स कांस्टेंट था, हमें बॉल का नहीं पता था वो स्लोली आई कि तेजी से आई, लेकिन ये फोर्स कांस्टेंट था। इस बार ये फोर्स वेरिएबल है लेकिन नेट फोर्स जीरो है, तो ये तीन तीन फोर्स लग रहे हैं। तो अब आप देखो, इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम उन फोर्सेज का भी वर्क बता देती है जो फोर्स अननोन है लेकिन हम निकाल सकते हैं उनका वर्क। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं निकालूं वर्क डन बाई एम जी। पहला काम मेरा ये है, देखो ये जो बॉल है ये यहां से उठ के यहां चलेगी,
ये बॉल थीटा एंगल पे गई, mg हमेशा नीचे लगता रहा। कांस्टेंट फोर्स अगर हो तो वर्क सीधा आता है F डॉट S, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है S, ठीक है जी। और मैंने ये एक लाइन लगाई सीधी, सपोज कीजिए ये एंगल है अल्फा, मैंने माना कि ये एंगल है अल्फा, तो mg और s के बीच का एंगल हो गया 90 प्लस अल्फा, तो वर्क डन बनेगा F डॉट S। तो F डॉट S मतलब F का मैग्नीट्यूड जो कि है mg, S का मैग्नीट्यूड जो हमें नहीं पता S है, इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब ट्रिग्नोमेट्री हमें ये बताती है कि कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो पहली बात ये कि इसका आंसर नेगेटिव आना है, और 90 पे कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज माइनस साइन अल्फा। तो ये जो आपका वर्क है ये आया माइनस mg इंटू एस साइन अल्फा, माइनस mg इंटू एस साइन अल्फा, ये आया आपका वर्क। अब देखो इस ट्राइंगल में आप देखिए ये s है, तो ये लेंथ तो है s कोस अल्फा, और ये लेंथ है s साइन अल्फा, सामने वाला साइन अल्फा साथ वाला कोस, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये s साइन अल्फा, तो ये भी आपका क्या होगा s साइन अल्फा, और ऊपर वाला ये l है, ध्यान से देखो ज्योमेट्री चल रही है बस सिंपली, तो ये l का कंपोनेंट थीटा वाली साइड ये आपका हुआ l कोस थीटा, और ये पूरी लंबाई तो रस्सी की लंबाई ही है, इसका मतलब s साइन अल्फा प्लस l कोस थीटा इज इक्वल टू l, तो मेरे पास s साइन अल्फा आ गया l माइनस l कोस थीटा, ये मैंने इसमें पुट किया, तो वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg आया माइनस mg इंटू इसकी जगह ये रखोगे l कॉमन आएगा 1 माइनस कोस थीटा। पहला काम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए मैंने क्या किया है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाल लिया, क्योंकि उसमें तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज आने हैं, तो मैंने सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाल लिया, वो आ गया माइनस mgl इंटू 1 माइनस कोस थीटा। मैं यहां लिखता हूं w बाई mg हमने इसमें निकाला, एंड वो आया माइनस mgl इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसमें बहुत ज्योमेट्री का आपको यूज करना पड़ा, मैं एक अल्टरनेट मेथड और बताता हूं वर्क डन बाई mg निकालने का, एक और अल्टरनेट मेथड देखो, इससे आसान मेथड थोड़ा। mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि नेगेटिव ऑफ पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल। अब देखिए ये बॉल जहां से स्टार्ट हुई, एक थोड़ा आसान तरीका इसी वर्क को निकालने का, आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो उसको जीरो लेवल मान लो, जीरो लेवल आपके हाथ में होता है, हमने माना कि जीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो है, तो इसका मतलब पीई इनिशियल जीरो हो गया। अब ये बॉल जहां भी उठ के गई थीटा एंगल चलने के बाद, अगर ये एच हाइट ऊपर चलेगी तो जो पीई फाइनल है वो तो हम सीधा ही लिख सकते हैं एम जी एच। एच कैसे निकलेगा, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये एच, ये दोनों सेम है, और ये रस्सी की लंबाई है एल, तो थीटा वाली साइड उसका कंपोनेंट होगा एल कोस थीटा, और ये पूरी भी रस्सी की लंबाई है, तो हमारी इक्वेशन बनती है एल कोस थीटा प्लस एच इज इक्वल टू एल, यहां से एच आ गया एल माइनस एल कोस थीटा, यानी कि एल कॉमन आया 1 माइनस कोस थीटा, या आपने इसमें यूज किया एच, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ गई mg इंटू एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब जब मैं इस पे आऊं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ पीई फाइनल इज mg l इंटू 1 माइनस कोस थीटा, एंड पी इनिशियल इज जीरो, तो कुछ घटाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखो आप, वो सबसे ऊपर दिखाया वही वर्क आ गया। पिछली बार भी थोड़ी ज्योमेट्री लगा के एफ डॉट एस से लाए, इस बार डायरेक्टली आए कि कंजर्वेटिव है, लेकिन ये चीज तो उसमें भी यूज हुई थी और ये चीज यहाँ भी यूज हो रही है। वहां इस एस की जगह एस साइन अल्फा या कुछ ऐसा था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़ा, तो ये थोड़ा आसान मेथड है। पहला वर्क आ गया, दूसरा, पहला वर्क आने के बाद अब मैं इसी क्वेश्चन में दूसरा वर्क निकालू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताना है कि वर्क डन बाई दिस एफ, इस वेरिएबल फोर्स का वर्क क्या होगा।
वर्क एनर्जी थ्योरम हमें यही कहती है कि अगर आपको कांस्टेंट फोर्सेस का वर्क पता है तो पहले वो निकाल लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो, वेरिएबल फोर्स का वर्क आ जाएगा चाहे आपको वेरिएबल फोर्स की वैल्यू ना पता हो। अब देखो मैं निकालता हूं वर्क डन बाई टेंशन, तीन ही तो फोर्स है इस पे, एफ का वर्क हम ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, वो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालेंगे। तो टेंशन की खास बात यह है कि ये हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे रही। क्या कारण है इसका, ये सुनो। हर वक्त ये बॉल जैसे भी चलेगी, ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस हमेशा टेंजेंशियल होना है और टेंशन हमेशा रेडियस के अलोंग सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में लगनी है। तो जो टी वेक्टर है वो तो है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ, और जो डीएस वेक्टर है हर वक्त वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में होने का मतलब है कि टी और डीएस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ऑलवेज। इसका मतलब टी डॉट डीएस हमेशा जीरो होता चलेगा और टी डॉट डीएस हर समय जीरो होगा, तो स्मॉल वर्क हर समय जीरो होगा, तो टोटल वर्क बाई टेंशन भी कितना आ गया, जीरो। तो मेरे पास दूसरी चीज भी तैयार है कि वर्क डन बाई टेंशन इज जीरो, इक्वेशन नंबर 2। अब वर्क डन बाई एफ अगर ऐसे निकाल ही पाते तो हम इन दोनों पे चल ही नहीं रहे होते। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या सिखाएगी, देखिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है क्योंकि दिया गया है कि ये स्लोली गई है वो। अब देखिए बाई वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज में देखिए क्या क्या, सबसे पहला वर्क डन बाई mg, दूसरा वर्क डन बाई t, तीसरा वर्क डन बाई f। ध्यान रखो ये हमें निकालना है, f की जानकारी नहीं है, वेरिएबल है, पता नहीं कब कैसा लग रहा है, लेकिन ये हमें निकालना है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यहां से अगर मैं वर्क डन बाई f निकालूं तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई mg एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई t। अब वर्क डन बाई टी तो है ही नहीं, वो तो हमने ऊपर ही बता किया जीरो है, तो ये तो खत्म हो गया। एंड जब आप उसका नेगेटिव करोगे तो माइनस साइन हट जाएगा एंड वर्क डन बाई एफ आपका निकल के आया mgl इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। mgl इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, ये आपका निकल के आ गया वर्क डन बाई एफ। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हमने ये वर्क निकाला है। एक बार मैंने एफ को कांस्टेंट माना तब बॉल तेजी से गई होगी, एक बार मैंने एफ को वेरिएबल कर दिया तब बॉल धीरे धीरे गई होगी। तो इस लेक्चर में वर्क एनर्जी के इस लेक्चर में मैं फिर से कहता हूँ आप एक बार एनसीईआरटी बुक यार अच्छी तरह पढ़ डालो, क्योंकि आज भी किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं भेजा वहां से, हो सकता है सारी चीजें होगी आपकी। इवन एक्टिविटी तक आप देखिए क्या क्या सवाल वहां से बनते हैं, एक एक चीज आप समझिए। यही 12th वाली बुक से 10th वाली बुक से करेंगे, यही 9th वाली बुक से, दोनों से हम कर रहे होंगे। तो आज एक तो हमने ये सीखा वर्क डन की यूनिट जूल कैसे डिफाइन हुई, वो मास पे डिपेंड कब करती है कब नहीं करती है। अगर वर्क सेम है तो पावर में फर्क आ जाता है, मास अलग अलग होने पे टाइम का फर्क आता है। कल के लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी और इसका भी पावर पे लूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी और यहाँ भी, दोनों में हम पावर पे कल लेक्चर ले रहे होंगे। तो आप तब तक ये रिवाइज कीजिए। थैंक यू।